Yes, very good afternoon to all of you. Welcome back. तो कल हमने शुरू किया रिवीजन ऑफ अकाउंट्स एंड आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में तो कुछ ऐसे खास रिवीजन की ज़रूरत नहीं थी, तो फिर भी अगर कोई डाउट हो आपको इन कंसर्न ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, प्लीज आस्क. फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म में कोई दिक्कत है? नहीं. So let's go to chapter number 2, that is not for profit concern. तो पहले काम करते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में कैसे एग्जाम्पल्स आते हैं, क्या पूछा जाता है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं. फिर आपके क्या डाउट्स है वो देख लेंगे और फिर कोई एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए तो वो कर देंगे. ठीक है? यस. तो सबसे पहले बताओ, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी जो प्रॉफिट्स कमाने के लिए काम नहीं कर रही होती है. तो इसका जो फाइनल अकाउंट्स है वो थोड़ा अलग बनता है नॉर्मल केस से. तो नॉर्मली जैसे आप फाइनल अकाउंट्स में बनाते हो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, वैसे ही यहाँ पर क्या बनता है? तो यहाँ पर बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह आ गया यहाँ पर कौन सा अकाउंट? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. और बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट ही होती है. बैलेंस शीट वहां पर भी बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट यहाँ पर भी बैलेंस शीट होती है. बराबर है? हाँ. अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट की जगह बनेगी बैलेंस शीट. तो बैलेंस शीट बनाने का तरीका वैसा ही है जैसा हमारा फाइनल अकाउंट्स में हुआ करता है, एग्जैक्टली सेम, उसमें कुछ भी फर्क नहीं है. करेक्ट. लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे, इसमें क्या फर्क है? तो सर इसमें भी कुछ फर्क नहीं है, इसमें भी सिर्फ नाम का फर्क है. नाम चेंज हो गया है, बस आप प्रॉफिट एंड लॉस की जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर रहे हो. बाकी सब कुछ बनाने का तरीका एग्जैक्टली सेम है. वैसे ही बनता है जैसे आपका P&L बनता है, वैसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है. करेक्ट है? ओके. तो सर जैसे हमें फाइनल अकाउंट्स में ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में दिया होता है और उसके मदद से और कुछ एडजस्टमेंट्स की मदद से हमें बनाना होता है क्या? तो फाइनल अकाउंट्स ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न जो कि प्रॉफिट्स कंसर्न है. वैसे ही यहाँ पर आपको क्या दिया जाएगा? तो यू विल बी गिवन अ रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट. आपको एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे देंगे. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑब्वियसली एक कैश बुक की तरह यह अकाउंट रहेगा जिसमें आपके ओपनिंग बैलेंसेस यानी कैश बैलेंसेस रहेंगे, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक के, एंड क्लोजिंग बैलेंसेस भी ऑब्वियसली कैश के रहेंगे. करेक्ट. और फिर कहाँ कहाँ से पैसा आया और कहाँ कहाँ पैसा गया. लेट इट बी ऑफ कैश और बैंक. आप पैसे कैश में रिसीव कर रहे हो या बैंक में रिसीव कर रहे हो, कैश से पे कर रहे हो या बैंक से पे कर रहे हो, डजंट मेक अ डिफरेंस. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में वो रिसीट और पेमेंट आएगा. सर ये जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है ये ऑब्वियसली बनाया जाएगा कैश बेसिस पर. कैश आई तो इसमें रिकॉर्ड होगा रिसीट एंड कैश पे की तो इसमें रिकॉर्ड होगा पेमेंट. अब वो कैश रिसीट कैश पेमेंट कौन से ईयर से रिलेटेड है? वो कैश रिसीट वो कैश पेमेंट कैपिटल की रेवेन्यू है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मतलब ऑब्वियसली आपके रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, उसका प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर, उसका नेक्स्ट ईयर, किसी भी ईयर की रिसीट हो सकती है. जिस साल के लिए पैसा आया वहां पर रहेगा. एंड सिमिलरली पेमेंट भी. और कैपिटल रिसीट हो या रेवेन्यू रिसीट हो इससे भी कोई फर्क पड़ता नहीं. कैपिटल पेमेंट हो या रेवेन्यू पेमेंट हो इससे भी कोई फर्क पड़ता नहीं, वो आपके रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रहेगा. जनरली आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्वेश्चन में दिया ही होगा. अब इसमें आपके सारे पैसे कहाँ कहाँ से आए और कहाँ कहाँ गए लिखे होंगे. देयर बी टू साइड्स, वन इज रिसीट साइड एंड दी अदर इज पेमेंट साइड. ऑब्वियसली डेबिट साइड रहेगा आपका रिसीट साइड और क्रेडिट साइड रहेगा आपका पेमेंट साइड. ये मैंने आपको बेसिक फॉर्मेट बता दिया कि क्या क्या हमें यहाँ पर मिलेगा और क्या क्या हमें करना है. और कुछ एडजस्टमेंट्स आपको दी होगी जिसकी मदद से आपको कहा जाएगा प्रिपेयर व्हाट? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट. आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाने के लिए इतनी जानकारी ये लोग क्वेश्चन में दे देंगे. अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं? हमने जिस तरीके से सीखा है वो तरीका मैं आपके साथ फिर से डिस्कस करता हूँ. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट और हम क्लासिफिकेशन करते हैं. जैसे हम फाइनल अकाउंट्स के वक्त टीडी, टीसी, पीडी, पीसी, बीए, बीएल क्लासिफिकेशन करते हैं, स्टार मार्क्स लगाते हैं, वर्किंग जो भी एडजस्टमेंट्स दिए हो उनके भी स्टार मार्क्स लगाते हैं और उनके इफेक्ट्स लिखते हैं. सिमिलरली यहाँ पर भी हमें करना है. पहले रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के सारे आइटम्स जितने रहेंगे उनको हम एक इफेक्ट देंगे. अब
जनरली क्योंकि आप रिवीजन कर रहे हो तो यू शुड नो कि जनरली होता है ऐसा है कि आपको ओपनिंग कैपिटल फंड ढूंढना रहेगा और उसके लिए आपको बनानी पड़ती है एक रफ ओपनिंग बैलेंस शीट जो वर्किंग नोट बोल के बनेगी। तो वो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है तो ऑब्वियसली उसके लिए सारे ओपनिंग बैलेंसेस चाहिए फॉर ऑल एसेट्स एज वेल एज लायबिलिटीज के ओपनिंग बैलेंसेस चाहिए। जब वो ओपनिंग बैलेंसेस हम ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे देन विल गेट व्हाट, तो जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो हमारा कैपिटल फंड रहेगा ओपनिंग बैलेंस। तो ये ढूंढना है या नहीं ये क्वेश्चन में समझ जाता है, बहुत बार दिया होगा, बहुत बार ढूंढना रहेगा। तो हम तो क्या करते हैं कि हम पहले से ही सारा जो क्लासिफिकेशन करते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट से लेकर तो सारी एडजस्टमेंट तक हम उसमें ओपनिंग आइटम्स ऑफ द बैलेंस शीट, देन इनकम आइटम्स, देन एक्सपेंडिचर आइटम्स एंड देन क्लोजिंग बैलेंस शीट आइटम्स, चारों हम स्टार्ट से ही आइडेंटिफाई करना सीख रहे थे इफ यू रिमेंबर। तो मैंने जब आपको ये पूरा चैप्टर सिखाया था तो स्टार्ट मैंने ऑब्वियसली ऐसे ही किया था कि हम स्टार्ट से ही ओपनिंग बैलेंस शीट के आइटम्स भी आइडेंटिफाई करते जाएंगे बिकॉज वो ऑब्वियसली हमारे लिए बाद में काम में आ जाता है, और नहीं आता है तो बढ़िया है, पड़े रहेगा ऐसे ही, समझ गए? ओके। तो सर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में सबसे पहले जो ओपनिंग बैलेंसेस दिए होंगे हमेशा रहेंगे। अच्छा नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर, इसका मतलब कोई बैलेंस था नहीं तो इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया हमेशा रहते हैं लगभग आपके एग्जाम्पल्स में। नहीं भी रहे तो कोई इशू नहीं है, मतलब आपके पास कोई कैश और कोई बैंक बैलेंस था नहीं एट द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर, करेक्ट। सर ओपनिंग बैलेंस कैश एंड बैंक का दिया रहेगा, ये दोनों हमेशा कहा जाएंगे बोलो, और ये दोनों हमेशा हम लिख देंगे ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट, ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट बनेगा फॉर श्योर। और अगर ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ी तो उसमें आपको ये एसेट साइड में लिख देने हैं दोनों, ये अच्छी से आपको याद रखना है, करेक्ट। फिर आपको दी होगी सारी रिसीट्स। अब रिसीट्स में आपको ये अलग अलग कहाँ से पैसा आया है वो दिया हुआ रहेगा, जैसे सब्सक्रिप्शन, जैसे डोनेशंस, जैसे कोई और फीस, एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, ऐसे कोई फीस वगैरह रहेंगे। के अलावा आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एग्जैक्टली फंड्स कहाँ से आता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आपको किसी प्रोफेशनल का फाइनल अकाउंट्स बनाने बोल दे तो वो भी ऐसे ही बनता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या डॉक्टर्स, इनके भी फाइनल अकाउंट्स इसी तरीके से बनते हैं। लॉयर्स, उनके भी फाइनल अकाउंट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनता है, क्योंकि उनके केस में भी ट्रेडिंग कुछ होता नहीं है, तो उनके केस में भी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता, करेक्ट। तो सर उनकी रिसीट्स, जैसे हॉस्पिटल की क्लिनिक की रिसीट्स, मेडिसिन बेच करके जो आई रिसीट्स, ऑनरेरियम कुछ रिसीट हुआ होगा तो जो भी होगा, रेंट वगैरह कुछ मिला हो सकता है, तो वो आपको यहाँ पर सारी इनकम देंगे। स्पेशल जो आइटम होता है जनरली वो होता है कौन, तो सब्सक्रिप्शन, उसके बारे में 1-2 मिनट में बात करता हूँ। बाकी ये जो आइटम्स रहेंगे इन सब के आगे आप लिख दोगे क्या, इनकम। ऑब्वियसली ये यहाँ से सीधा कहा जाना चाहिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में। हाँ किसी में कुछ ब्रैकेट में लिखा हो तो वो हिडन एडजस्टमेंट हो सकती है, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि वो हिडन एडजस्टमेंट क्या है, एंड इस तरीके से आप ये जो रिसीट साइड है उसको क्लासीफाई कर दो, करेक्ट है। सर इसमें अगर समझो कुछ दिख रहा है सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ऐसा भी क्या आइटम रह सकता है इसमें, हाँ, या सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, या सेल ऑफ समथिंग एसेट, फिक्स्ड एसेट बेची या कोई इन्वेस्टमेंट बेच के आपको पैसा मिला है, तो क्या वो इनकम में जाएगा? नहीं। अब सर वो हमारी बैलेंस शीट के एसेट साइड में से लेस करना है क्योंकि उतना हमने बेच दिया, बट कहीं ना कहीं उसकी ब्रैकेट में ना बुक वैल्यू भी दी होगी आपको, वहां देंगे या फिर नीचे एडजस्टमेंट में बताएंगे जरूर कि अगर सेल वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी दी है सपोज 5,000 तो बुक वैल्यू लिख देंगे 8,000। तो आपको अब यहाँ से ये समझना है कि अच्छा 5,000 में 8,000 की वस्तु बेच दी गई है, 8,000 की वस्तु 5,000 में बेच दी गई, तो 3,000 रुपये का हमें हुआ है लॉस, तो वो 3,000 का लॉस बोलो कहा जाएगा एक्सपेंडिचर में। तो ये ऑब्वियसली एक हिडन आइटम बोल सकते हो आप इसको, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर जो भी रहेगा, तो ये लॉस आपके एक्सपेंडिचर में जाएगा। और दूसरा 8,000 वर्थ ऑफ एसेट हैज बीन सोल्ड, तो ये 8,000 एसेट में से आप लेस करोगे जब आप बैलेंस शीट बनाओगे क्लोजिंग, उसके एसेट साइड में आप ये ऑब्वियसली जितना भी आपका उस एसेट का वैल्यू रहेगा उसमें से 8,000 लेस कर दिया जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? पक्का? खूब सारी। ओके। तो सर लॉस इस तरीके से निकालना, अगर समझो यहाँ पे उन्होंने बोला 3,000 इज द बुक वैल्यू, तो 3,000 बुक वैल्यू को 5,000 में अगर बेच रहे हो तो 2,000 का प्रॉफिट है। अब वो प्रॉफिट कहाँ जाएगा? अब सर वो प्रॉफिट को हम लिखेंगे इनकम में, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। अब वो जो भी एसेट होगी प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट विल गिव यू व्हाट, ये इनकम साइड में जाएगा। और हाँ अब एसेट में से क्या लेस करोगे, 5,000 लेस करोगे कि 3,000? सर ऑब्वियसली 3,000।
बिकॉज 3000 की एसेट गई तो 3000 लेस हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? पक्का? होप सो आ रही है। ओके ग्रेट। तो सर यहाँ तक तो हम आराम से पहुंच गए। इसके अलावा और कोई रिसीट्स आपको रहेगी तो आपको देखना है वो क्या नेचर की रिसीट है। कैपिटल नेचर की रिसीट है तो बैलेंस शीट में जाएगी, और अगर वो एक रेवेन्यू नेचर की रिसीट है तो ऑब्वियसली वो आ जाएगी आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बोलो यस। हाँ, अब ध्यान से सुनो, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। सब्सक्रिप्शन एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट रहेगा, इसमें आपको काफी सारी बातें अलग अलग करके हमने बताई थी। तो सब्सक्रिप्शन है ना, आपको दो तरीके से ये क्वेश्चन में देते हैं जनरली। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड रिसीट साइड में दो तरीके से दे सकते हैं। एक तो आपको दिख देंगे ऐसा कि 2020 21, 2021 22, 2022 23, ऐसे ईयर वाइज लिख करके दे देंगे, या फिर सीधा स्ट्रेट वे अमाउंट लिख के आपको दे देंगे कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इज ₹3,50,500, ऐसा कुछ लिख देंगे। अमाउंट कुछ भी हो सकता है, करेक्ट। तो 2020 21 21 22 बाहर चले जाते रहो, बाहर चले जा, तेरे को जरूरत नहीं रिवीजन की, तू चले जा। नहीं, चले जा बाहर, सच्ची उठ जल्दी, तेरे को बिल्कुल जरूरत नहीं। उधर पीछे जाके बैठ, लास्ट थर्ड बेंच पे, उठ जल्दी, जल्दी उठ। हाँ, जल्दी का मतलब समझता? लास्ट थर्ड बेंच। चल जल्दी, लास्ट थर्ड बेंच। लास्ट थर्ड काउंट करते आता क्या देखो? नहीं आता फिर घर पे जा। लास्ट थर्ड, बैठ जाओ। यस, तो सब्सक्रिप्शन आपको ऐसे दो तरीके से दे सकते हैं, आइदर 2021 22 21 22 22 23, मतलब 3 इयर्स का आपको कितना कितना सब्सक्रिप्शन आया रिसीव वो दिखा देंगे। तो इस साल मिला है ये सारा पैसा, लेकिन इसमें से इतना पैसा मिला है 20-21 के लिए, इतना पैसा मिला है 21-22 के लिए, इतना पैसा मिला है 22-23 के लिए। आपका करंट ईयर डेफिनेटली 21-22 रहेगा, पर जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जनरली ऐसा होता है। हो सकता है आपका करंट ईयर 22-23 हो, तो अच्छे से देखो कि आपका करंट ईयर क्या है। करंट ईयर जो भी आपको दिया होगा उसके बाद में बाकी के जो ईयर्स है वो प्रीवियस ईयर है कि नेक्स्ट ईयर है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। ग्रेट सर, अगर सब्सक्रिप्शन इन टोटल दे देते हैं तो आपको ये पूरा सब्सक्रिप्शन एक साथ रिसीव कितना हुआ है दे दिया। अब इसमें कितना पिछले साल के लिए आया, कितना अगले साल के लिए आया, कितना इस साल के लिए आया, पता नहीं है। वो डेफिनेटली अब कहाँ लिखा होगा, वो एडजस्टमेंट में लिखा होगा। ओके, अब ध्यान से सुनो इससे करना क्या है। तो सर जब आपको ऐसा बाइफर्केशन दे देंगे तो ऑब्वियसली जो आपका करंट ईयर रहेगा, अज्यूम करते ही ये हमारा अभी करंट ईयर है, तो ऑब्वियसली ये पूरा पैसा यहां से सीधा जाएगा कहाँ, इनकम साइड में। एंड दिस इज माय ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट आइटम। क्यों? तो सर दिस सब्सक्रिप्शन वाज आउटस्टैंडिंग इन द प्रीवियस ईयर, रिसीव्ड इन द करंट ईयर, क्योंकि ये इस साल के रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट साइड में आपको दिख रहा है। 2020-21 में सब्सक्रिप्शन, 2020-21 का सब्सक्रिप्शन 21-22 के रिसीट्स में दिख रहा है, तो ऑब्वियसली ये पिछले साल आउटस्टैंडिंग होगा, क्योंकि इनकम तो ये पिछले साल की ही थी, तो ये डेफिनेटली ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट आइटम बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, OBA। अगर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत पड़े तो ये वहां पर लिखना, और मुझे जहां तक लग रहा है आपको एग्जाम में क्वेश्चन ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का ही आएगा, बिकॉज 12 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछने वाले, तो एकदम बहुत ही आसान सवाल पूछ ले, जरूरी नहीं है। बात समझ में आ रही है? पक्का? यस। तो सर ये OBA आइटम बन जाएगा, और जो आपका 2022-23 का सब्सक्रिप्शन दिया रहेगा वो ऑब्वियसली कहा जाएगा, बोलो CBL। क्यों? क्योंकि सर ये हमको आया है पैसा इस साल, लेकिन किस साल के लिए, अगले साल के लिए। तो अगले साल के लिए अगर ये पैसा मुझे इस साल मिल गया है तो ये मेरी लाइबिलिटी बन जाएगी, बिकॉज एडवांस में आया हुआ रिसीट है, ये एडवांस में आई हुई इनकम है, तो इसको हम सीधा यहाँ से लिख देंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी। इतना समझ में आ रहा? हाँ। अब ये जो इनकम में जाएगा ऑब्वियसली ये तो करंट ईयर में जो रिसीव हुआ वो है, लेकिन क्या आपको नीचे एडजस्टमेंट में दे सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में यानी 2020-21 में कुछ लोगों ने 2021-22 के लिए पैसे पहले ही दे दिए थे, यानी लास्ट ईयर एडवांस में आए हुए पैसे। कौन से ईयर के लिए? इस ईयर के लिए। 2020-21 में आए हुए पैसे कौन से ईयर के लिए? 21-22 के लिए। तो 21-22 के लिए अगर आपको 20-21 में पैसे आए हैं तो तब उसे हमने कहा था क्या? एडवांस। तो वो हमारे लिए एडवांस था, तो ऑब्वियसली वो हमारी तब लाइबिलिटी थी। अब वो मेरी इस साल इनकम जानी चाहिए,
तो अब इसके दो इफेक्ट आपको समझने हैं। एक तो सर ये ओपनिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी आइटम रहेगा, प्रीवियस ईयर में रिसीव हुआ एडवांस इस साल जब आप ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हो तो वो आपकी लाइबिलिटी में दिखना चाहिए, और फिर वो कहा जाना चाहिए ऐड इन इनकम, और ऑब्वियसली इसमें वो ऐड हो जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, क्योंकि वो कमाई इस साल की है, पैसा आया पिछले साल है, और डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ आउटस्टैंडिंग भी दे देंगे करंट ईयर का। तो करंट ईयर 21-22 में कुछ आउटस्टैंडिंग है, बताओ इसका क्या करेंगे? सर ये आना बाकी है, इसलिए करंट बैलेंस शीट के एसेट साइड में से लिखना पड़ेगा, और सर इनकम में ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज ये भी इस साल की इनकम है पर रिसीव हुआ नहीं है। तो इस रिसीट में ये दोनों पैसे होते हैं क्या? नहीं। तो ऑब्वियसली आपको ये दोनों इस रिसीट में ऐड करने पड़ेंगे, मतलब इस इनकम में ऐड करने पड़ेंगे। जब इस रिसीट को आप इनकम में लिखोगे उसमें ऐड करने पड़ेंगे, सो दैट आपकी कंप्लीट इनकम ऑफ द करंट ईयर ऑफ सब्सक्रिप्शन बराबर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में आ जाए। पढ़ाते वक्त इसको मैंने बड़ा आसान करने की कोशिश की है, अगर आपने पूरा अच्छे से ध्यान दिया है तो आपको सब याद आ रहा होगा। करेक्ट। और सर ये ओबीए और सीबीएल आपको अच्छे से याद रखना है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी अगर ऐसे की जगह आपको सब्सक्रिप्शन का प्रेजेंटेशन ऐसे आ जाता है तो अब आपको दिस 1, दिस 2, दिस 3 एंड दिस 4, इन चारों आइटम्स के बारे में अब जानकारी आपको एडजस्टमेंट में दी जाएगी। तो अब आपको ये चारों आइटम्स एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो ऑब्वियसली अगर करंट ईयर में आपको सब्सक्रिप्शन टोटल कितना रिसीव हुआ है, यानी इन तीनों का टोटल दे देंगे सीधा, तो वो टोटल कितना रिसीव हुआ है यहाँ लिखा है, और नीचे आपको फिर कहेंगे कि देखो प्रीवियस ईयर का कुछ आउटस्टैंडिंग था जो अभी आया है, ओके, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग भी दिया है, ये करंट ईयर का हो जाएगा, प्रीवियस ईयर में कुछ एडवांस आया हुआ था वो इतना है, और करंट ईयर में कुछ एडवांस आया है फॉर द नेक्स्ट ईयर वो इतना है। ऐसी चारों बातें देंगे, यानी आपको ये दो नो बातें भी अब कहा आ गई एडजस्टमेंट में, और ऑब्वियसली आपका करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग और प्रीवियस ईयर में आए हुए पैसे वो तो आपके एडजस्टमेंट में ही होते हैं हमेशा, समझते हो बराबर? हाँ। तो सर अब इन चारों को मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, तो पहले तो मैं इसको लिख दूंगा यहाँ से इनकम क्लासिफिकेशन कर दूंगा, और फिर ऑब्वियसली जब एडजस्टमेंट्स पढ़ूंगा तो इसे कितने स्टार दे देता हूं मैं? 4। याद आ रहा है कुछ? हाँ। अब जब इनकम साइड बनाऊंगा, इनकम साइड में लिखूंगा सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन, इनर कॉलम में ये अमाउंट आ जाएगी 3,50,500। इसमें मैं क्या ऐड करूंगा? तो आपने कॉमन सेंस लगा के सोचना है, प्रीवियस ईयर में एडवांस जो आया था वो मेरी इस साल की कमाई है, ऐड करो। पर सर वो इसमें है कि नहीं चेक तो करो। इसमें कैसे होगी सर? ये तो इस साल आए हुए पैसे हैं, और वो पिछले साल आए थे पैसे, तो इस साल की रिसीट में तो नहीं होंगे, पर कमाई तो इस साल की वो है, तो मुझे उसे इनकम में ऐड करना पड़ेगा, बराबर है? हाँ। तो ऑब्वियसली ये मेरा प्रीवियस ईयर में आया हुआ एडवांस इसमें ऐड हो जाएगा। सर फिर करंट ईयर में कुछ पैसे अभी भी आने बाकी है। अरे पैसे आने बाकी है मतलब वो रिसीट में नहीं है, बट इनकम तो अपनी वो है इस साल की, और इनकम बना रहे अभी हम, इनकम में रिकॉर्ड कर रहे, तो सर ये आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर भी ऐड हो जाएगा। बट प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कुछ था, डेफिनेटली वो अभी रिसीव हो गया होगा, तो क्या वो इसमें रिसीव हुआ होगा? हाँ। तो ये मैं पूरा अमाउंट इनकम में लिख रहा हूं, पर क्या ये पूरी इनकम फिर इसी साल की है? नहीं सर, कुछ पैसे पिछले साल के अभी आए हैं, क्या वो मुझे इसमें से हटाने पड़ेंगे? हाँ, वो मुझे इसमें से हटाने पड़ेंगे फॉर श्योर। करेक्ट है? यस। एंड सर नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ एडवांस अभी आया है, तो वो भी रिसीट में है, पर वो इस साल की इनकम नहीं है, तो क्या मुझे वो भी मेरी इनकम में से हटा देना पड़ेगा? यस। अब यहाँ पर एक और एक कैच ये कभी कभी दे सकते हैं आपको, क्या? जैसे बोल देंगे प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग 2500 है, लेकिन उसमें से अभी आया जो है वो 2000 है, तो आप बताओ ये 3,50,500 में से आप लेस कितना करोगे? 2000 के 2500? 2000 लेस करोगे। बात समझ में आ रही है? यस। वैसे ही आपको करंट ईयर का एडवांस के लिए तो क्या ही बोलेंगे, दैट्स इट। समझ में आ रहा है? अब ध्यान से सुनो मेरी बात। सर ये तो हो गया सिर्फ इनकम साइड में इनके चारों के इफेक्ट क्या आएंगे, लेकिन इनके क्या बैलेंस शीट्स पर भी इफेक्ट आएंगे? हाँ। तो बताओ प्रीवियस ईयर में आया हुआ एडवांस क्या मेरे ओपनिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी बनेगा? हाँ। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट बनेगा? यस। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या मेरी करंट बैलेंस शीट की एसेट बनेगा? एंड करंट ईयर में आया हुआ एडवांस क्या मेरा क्लोजिंग बैलेंस शीट का लाइबिलिटी बनेगा? यस। ये बात समझ में आ रही है आपको? ये चारों चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि ये एडजस्टमेंट पक्का आपके क्वेश्चन में रहेगी, ज्यादातर तो रहती ही है, आपको भी रहने के चांसेस पूरा है। ठीक है, पढ़ सकते हैं आगे। इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड या और कोई इनकम साइड के आइटम से रिलेटेड? मैंने प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट की बात कर ली। जब भी आपको सेल ऑफ प्लांट,
या कुछ ऐसा देंगे तो हमेशा याद रखिए कि वो डेफिनेटली आपको सिर्फ जो एसेट बेच के पैसा आया वो दिया है, तो आपको उसको बुक वैल्यू से कंपेयर करना है, उसका प्रॉफिट लॉस निकालना है। वो प्रॉफिट लॉस आपके इनकम एक्सपेंस में आएगा, लॉस है तो एक्सपेंस में आएगा, प्रॉफिट है तो इनकम में आएगा, सिंपल बात है। बोलो, आपको कुछ पूछना है? नहीं, तो मैं चला फिर एक्सपेंडिचर साइड यानी पेमेंट साइड। बताओ पेमेंट साइड में, अच्छा और एक बात कर देते, रिसीट साइड में आपको लोन भी दिया जा सकता है क्या? हाँ, आपने लोन लिया है तो पैसा आएगा ना आपके पास, पैसा आया तो लोन आपके रिसीट साइड में दिखेगा। लेकिन आगे लिखा है 8% लोन और ब्रैकेट में लिख दिया है 1 अक्टूबर 2022 या 23 जो भी है। अब बताओ क्या यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो लोन लिया है ये कौन से ईयर में लिया है? इस ईयर में। तो क्या ये CBL में तो जाएगा? हाँ। OBL में रहेगा क्या? ना, OBL का इसका लेना देना नहीं। हाँ, अगर नीचे दे देते हैं आपको एडजस्टमेंट्स में कि ये लोन हमारा पहले से था तो अब OBL में भी आएगा और CBL में भी आएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। तो 8% लोन और ये 8% और डेट भी अगर मालूम है तो इसके इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट भी अब हमें करनी पड़ेगी। तो आप देख लेंगे पेमेंट साइड में क्या इसका इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया हुआ है क्या? जनरली नहीं रहेगा, अगर है तो अमाउंट चेक करना है, अगर नहीं है तो पूरा अमाउंट आउटस्टैंडिंग है। तो ऑब्वियसली ये हिडन एडजस्टमेंट बन जाएगी। यहाँ पर आपको स्टार हाँ लेना है जिसमें आपको 8% ऑफ द लोन अमाउंट का 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, जो कि आप एक्सपेंडिचर में प्रेजेंट करोगे और दूसरा उसको CBL में आपको लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? क्या ये सारी बात हम फाइनल अकाउंट्स में करते हैं एग्जैक्टली वैसा ही है बच्चों, कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर आपने पॉजिटिवली सोचा और अगर आपने सही तरीके से पढ़ा है तो आपको अभी तक समझ में आ ही गया होगा कि फाइनल अकाउंट्स में और ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं। ठीक है, मैं आपके एक्सप्रेशंस रीड कर पा रहा हूँ, मुझे समझ आ रहा है कि किसका किसका रिवीजन बराबर हुआ है और किसको किसको मेरी एक बात पर लेनी पड़ रही। ठीक है ना? यस, आई कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड दैट। मैं नाम से बता सकता हूँ कौन कौन है, वो लोग अग्री नहीं करेंगे बट आई एम श्योर। नहीं बताऊंगा नहीं, मैं ऐसे काम नहीं कर सकते। अथर्व है एक पक्का। ओके, अब ये बताओ पेमेंट साइड में क्या क्या आइटम्स रहेंगे? बहुत सारे सर, रेवेन्यू एक्सपेंसेस भी रह सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंसेस भी रह सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे? सीधे बैलेंस शीट, वो फिक्स एसेट के परचेज के लिए रहेंगे या इन्वेस्टमेंट्स के लिए रहेंगे। बट रेवेन्यू एक्सपेंसेस सर वो सारे हमारे जाएंगे एक्सपेंडिचर साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, सैलरी, ऑनरेरियम टू समबडी, ट्रेजरर सैलरी, जो भी और भी कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर दिए होंगे आपको, ड्रामा एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, पिकनिक एक्सपेंसेस, क्या क्या नहीं रह सकता है। आपको खर्चा है कि नहीं ये समझना पड़ेगा। हाँ, अगर लिखा है वहाँ पे मशीन परचेज, बिल्डिंग परचेज, अच्छा क्या बिल्डिंग परचेज मशीन परचेज भी आएगा पेमेंट साइड में? हाँ, उसके लिए पैसा दिया तो पेमेंट में तो आएगा ही ना। पेमेंट साइड भेदभाव नहीं करता, वो ये नहीं देखता ये कैपिटल एक्सपेंस है कि रिसीट एक्सपेंस है, वो ये नहीं देखता कि ये पैसा इस साल का है कि अगले साल का। पैसा गया, लिखो, काम खत्म। समझ में आ रहा? अब वो पैसा कौन से साल के लिए है, वो किस तरीके का पैसा पे कर रहे हो, वो आप जानो, उसके लिए आप देख लेना क्या करना। करेक्ट। तो सर अब यहाँ पे हम चालू करेंगे, फिर जो जो एक्सपेंस रहेंगे उनके लिए एक्सपेंडिचर का क्लासिफिकेशन आ जाएगा, और जो यहाँ से जाने वाले बैलेंस शीट एसेट में, क्योंकि हमने एसेट खरीदी होगी उसके लिए पेमेंट किया होगा तो बैलेंस शीट एसेट में जा सकता है। करेक्ट है? हाँ, ऐसे करते करते हम ये पूरा क्लासिफिकेशन कंप्लीट करेंगे। आपको डेफिनेटली यहाँ पर नीचे क्लोजिंग, मैंने आपको ये समझा दिया कि इधर क्या क्या आइटम्स रहेंगे, तो अब जो आइटम रहेंगे उस हिसाब से क्लासिफाई करना है। तो इधर ज़्यादातर आपको दो तरीके के आइटम दिखेंगे, वन सर एक्सपेंडिचर, सेकेंड क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट। हेलो, यस, इधर ज़्यादातर आपको इनकम एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी के आइटम्स दिखेंगे, लेकिन हिडन एडजस्टमेंट दोनों जगह हो सकती है। जैसे यहाँ मैंने आपको एक हिडन एडजस्टमेंट दिखा दी, बताओ किस बात की? इंटरेस्ट ऑन लोन, जो एक्सपेंडिचर में जाएगा। रिसीट साइड में लोन लिखा है बट उस पे का इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है, तो वो एक्सपेंस में जाएगा और CBL में जाएगा। करेक्ट है? पे करना बाकी है इसलिए। अच्छा सर, इधर वैसा ही आपको हमने इन्वेस्टमेंट दे दिया, आगे लिख दिया 10% बॉन्ड्स परचेस्ड, डेट लिख दिया, तो अब उस पर क्या मिलना चाहिए था? इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। तो रिसीट साइड में चेक करो पहले इंटरेस्ट मिला है क्या। सर मिला होगा तो अमाउंट चेक करो, नहीं मिला होगा तो पूरा का पूरा आना बाकी है। अब पूरा का पूरा आना बाकी है तो उसका कैलकुलेशन करो, उसके कैलकुलेशन के बाद में उसको कहा लिखोगे? इनकम एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट, बिकॉज पैसा आना बाकी है और वो हमारी इनकम है, तो इनकम में लिख दिया जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट में डाल देंगे। बात समझ में आई क्या? पक्का?
एंड आफ्टर ऑल दिस आपको क्लोजिंग बैलेंसेस दिए होंगे, इस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को क्लोज किया होगा जिसमें कैश एंड बैंक का बैलेंस दिया होगा। यहाँ बिल्कुल आपने भूलना नहीं है कि ये दोनों आइटम्स आपको कहाँ लिखने हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट में। ये पक्का आपको याद रखना है, दिमाग में फिट कर लो इसको, ठीक है। हाँ ओके सर, तो ये हुआ हमारा पूरा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और उसका क्लासिफिकेशन इनटू इनकम, एक्सपेंस, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट, क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी। एंड फिर वैसे ही मैंने आपको एक स्पेशल आइटम सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया। इनमें 4 एडजस्टमेंट्स हो सकती है अबाउट प्रीवियस ईयर एडवांस, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग एंड करंट ईयर एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर। ऐसे आपको सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट के साथ ये 4 एडजस्टमेंट दी जा सकती है। सारी बात समझ में आ रही है? पक्का? ओके। अब नीचे एडजस्टमेंट्स लिखी होगी, वह बताएंगे आपको कि कुछ डोनेशन है ना डायरेक्ट कैपिटलाइज करना है, कुछ एंट्रेंस फीस है ना डायरेक्ट कैपिटलाइज करनी है। आपको समझना पड़ेगा कि अच्छा, या ये भी बोल सकते हैं कि वो जो डोनेशन है ना किसी स्पेसिफिक काम के लिए आया है, प्राइज के लिए आया है, बिल्डिंग के लिए आया है, या बिल्डिंग डोनेशन ही लिखा है। तो यहाँ पर आपको एक बात समझनी है कि अब बिल्डिंग डोनेशन आया है, प्राइजेस के लिए डोनेशन आया है, स्पेसिफिक किसी काम के लिए डोनेशन आया है, तो वो हमारी इनकम में नहीं जाएगा। बिकॉज इनकम में गया तो सरप्लस में आ जाएगा, सरप्लस में आया तो वो कैपिटल फंड में चल जाएगा, जनरल फंड बन जाएगा। वो जनरल फंड नहीं है, वो डिपॉजिट जिसने दिया है उस दानदाता ने पहले कह दिया है कि मुझे ये काम के लिए देना पैसा, तो आप उसके आदेश को नकार नहीं सकते। सर हमें फिर क्या करना है, तो उस पर्टिकुलर नाम से इसके लिए उसने वो डोनेशन दिया है, लाइबिलिटी में आपको वो फंड सीधा रिकॉर्ड कर देना है। और अब उन पैसों का इस्तेमाल सिर्फ उसी काम के लिए हो सकता है जिस काम के लिए पैसा उस पर्टिकुलर इंसान ने दिया था। थोड़ा बात समझ में आ रहा है? बोलो ना हाँ या ना। पक्का? यस। तो सर कोई भी स्पेसिफिक डोनेशन अगर आता है तो स्पेसिफिक डोनेशन विल ऑलवेज गो टू डायरेक्टली लाइबिलिटी साइड, और अगर ऑलरेडी उस फंड में कुछ पैसे है तो उसमें आप बस ऐड करते जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग फंड ऑलरेडी बन रखा है 1 लाख रुपए का, और अभी आपको बिल्डिंग के लिए और थोड़ा स्पेसिफिक डोनेशन आया, तो स्पेसिफिक डोनेशन आया तो वो स्पेसिफिक डोनेशन सीधा बिल्डिंग फंड में ऐड हो जाएगा। प्राइजेस का फंड बन रखा है और प्राइजेस के लिए आपके पास और थोड़े पैसे आए और डोनेशन आया तो वो सीधा प्राइस फंड में ही ऐड कर दिया जाए। समझ में आ रहा है? पक्का? अच्छी से एकदम? ओके ग्रेट। यस सर। तो सर एडजस्टमेंट में और क्या क्या हो सकता है? डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट रहेगा ऑब्वियसली, तो डेप्रिसिएशन आप वैसे ही एक्सपेंडिचर में लिखोगे और बीए में से लेस करोगे। इसके अलावा और आपको एडजस्टमेंट में ये फिर बैलेंसेस दे सकते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग बैलेंसेस एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज। करेक्ट। इनकी मदद से आपको ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट्स देखनी पड़ेगी, जो भी होगी वो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखो, ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी देखो, ताकि कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस ढूंढा जा सके। लेकिन इतना ही नहीं होता है, कभी कभी ये जो मैं आपको बता रहा था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर, एडवांस में रिसीव हुआ सब्सक्रिप्शन इन द प्रीवियस ईयर, ये आपको है ना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर करंट ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस प्रीवियस ईयर करंट ईयर, ऐसा भी लिख करके दे सकते हैं। उससे आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा सब्सक्रिप्शन क्या है और वो ये चारों चीजें कहाँ कहाँ दी है और उसको कैसे हमें एग्जिस्ट करना है। क्या मैं बता रहा हूँ वो समझ आ रही है क्या आपको बात? जैसे सर आप एग्जाम्पल बता दो कोई जो आप बोल रहे हो, वो कैसे टाइप का एग्जाम्पल है एग्जैक्टली? तो आपको कुछ इस तरीके से वो लोग, जैसे ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल है नॉट फॉर प्रॉफिट का, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया है बाबूराव पाटिल पॉलिटेक्निक कॉलेज नागपुर का। तो नीचे आपको देखो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दिए, यहाँ तो सिर्फ आपको एसेट लाइबिलिटी ही दिख रही है और बिल्डिंग फंड कैपिटल फंड दिख रहा है, बट ऐसे आपको सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड भी ये एक टेबल दे देंगे जिसमें देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग में कितना, क्लोजिंग में कितना, देन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग में कितना, क्लोजिंग में कितना, बिल्डिंग ओपनिंग कितना, क्लोजिंग कितना। अब कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा कि यहाँ पर आपको ओपनिंग में 13 लाख दिया, क्लोजिंग में 11 लाख, तो आपको समझना पड़ेगा अच्छा कि 2 लाख रुपए से इसको डेप्रिशिएट करना है, तो डेप्रिसिएशन हिडन एडजस्टमेंट हो गई, तो डेप्रिसिएशन आपको लेके जाना पड़ेगा कहाँ, ऑब्वियसली आपके एक्सपेंडिचर साइड में। और ये क्लोजिंग बैलेंस तो आप एज इट इज रिपोर्ट करोगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में 13 लाख रुपए जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में 11 लाख। क्या मैंने जो बोला वो समझ आएगा? सर समझो अगर ऊपर अपने को यहाँ पर दिख रहा है बिल्डिंग परचेस्ड, बाय बिल्डिंग दिख रहा है इधर एग्जाम्पल के लिए, तो बाय बिल्डिंग दिख रहा है यहाँ पे समझो 50,000,
तो सर 13 लाख की तो हमारे पास ओपनिंग में थी, 50,000 की हमने ड्यूरिंग द ईयर और खरीदी, तो 13.5 लाख की हो गई। पर ये क्लोजिंग बोल रहे 11 लाख की बची, तो अब डेप्रिसिएशन कितना, 2,50,000। ये डेप्रिसिएशन यहाँ पे हिडन कर सकते हैं, करेक्ट है सर। अगर ऐसा नहीं करके ये ऐसा ही दे देते, दोनों ओपनिंग भी 13 लाख क्लोजिंग भी 13 लाख, लेकिन ऊपर परचेज दे देते हैं 1 लाख का, सर 13 लाख प्लस 1 यानी क्लोजिंग 14 लाख आना चाहिए था, बट वो 13 लाख ही दे रहे, मतलब 1 लाख से फिर से कम हो रहा है, यानी वो 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन। समझ में आ रहा है, पक्का? हाँ सर, अगर समझो ये ऊपर रिसीट पेमेंट में कुछ नहीं देते हैं, सिर्फ बिल्डिंग 13 लाख, बिल्डिंग 13 लाख, ओपनिंग क्लोजिंग लिख देते हैं, कुछ नहीं करना है, वही ओपनिंग में वही क्लोजिंग में। पर सर ये इसके साथ नीचे लिख देते हैं द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग इज 10%। ओहो, ये बढ़िया काम है। तो फिर अब यहाँ है ना, क्लोजिंग में जनरली बैलेंस लिखा हुआ नहीं रहेगा, वहां पे डैश रहेगा या क्वेश्चन मार्क रहेगा। पर अगर लिखा हुआ है फिर भी आपने क्या करना है सर, हमें फिर भी उस एसेट का डेप्रिसिएशन अब चार्ज करना। अच्छा, अब सवाल बहुत बड़ा आ जाता है आपके सामने, इस अमाउंट पे करना कि इस अमाउंट पे। सर फिलहाल तो दोनों सेम है, किसी पे भी करो क्या फर्क पड़ेगा। पर अगर समझो मैं ऐसा कर देता हूँ, यहाँ पे आपको 11 लाख दे देता हूँ और वहां पे 13 लाख दे देता हूँ, और ऊपर मैंने कहीं तो लिखा हुआ है बाय बिल्डिंग 2 लाख रुपीज, इसका मतलब 2 लाख का बिल्डिंग नया खरीदा है। अब नीचे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे बिल्डिंग लिखा है, समझो बिल्डिंग 2 लाख, ओपनिंग में कितना था 11 लाख, नया कितना खरीदा 2 लाख का, क्लोजिंग में कितना है 13 लाख। अब डेप्रिसिएशन 10% के रेट से चार्ज करना है, ऐसा एक और एक एडजस्टमेंट लिखा हुआ है। बताओ ये 10% आप किस पे चार्ज करोगे, 13 लाख पे, 2 लाख पे, 11 लाख पे, किस पे करोगे? 13 लाख पे सीधा 10% चार्ज कर देंगे। अगर बच्चों आपको ये 2 लाख का डेट ऑफ परचेज दे देते हैं, तो 11 लाख पे आप 10% चार्ज करोगे पूरे साल के लिए, और 2 लाख पे आप चार्ज करोगे 10% फॉर द पीरियड जितना उन्होंने बोला है, यानी जब भी हमने वो खरीदा है एसेट वहां से ईयर एंड तक का। सर अगर उसकी डेट ऑफ परचेज नहीं देते हैं, तो फिर आप ये 11 लाख पे 10% पूरे साल भर का ले लोगे, और वो 2 लाख पे 10% आप 6 महीने का ले लो, और नोट लिख दोगे, इट इज अज्यूम्ड दैट द फ्रेश न्यू बिल्डिंग परचेज्ड हैव बीन परचेज्ड फॉर 6 मंथ्स, हैव बीन डेप्रिशिएटेड फॉर 6 मंथ्स। सर हमें पूरे साल का कर देने का है, सीधा पूरे साल का डेप्रिसिएशन कर देना है, प्रॉब्लम नहीं है, पूरे साल का डेप्रिसिएशन कर दो, वो भी चलेगा। पर वैसा नोट लिख दो कि इट इज अज्यूम, बिकॉज अजम्पशन के बेसिस पर ये हो रहा है, आप अज्यूम कर रहे हो, क्योंकि डेट ऑफ परचेज नहीं दिया है तो आप अज्यूम कर रहे हो कि पहले दिन खरीद लिया था, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि नहीं अभी अभी खरीदा, 6 महीने पहले ही खरीदा है बस, तो इसलिए मैं डेप्रिसिएशन 6 महीने का चार्ज कर रहा हूँ। अंडरस्टूड? होप सो, यस, ग्रेट। तो सर ये डेप्रिसिएशन वाली एडजस्टमेंट तो भारी लग रही है, पहले नहीं सोचा था कि ये इतनी भारी भी हो सकती है, इसमें बहुत सारे वेरिएशन बनाए जा सकते हैं, पर आपके लेवल पे इजी रहेगा। पर हमने इतने एग्जाम्पल देखे ऑलरेडी, तो आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो एग्जाम में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा, जब भी आपके हाथ में पेपर आए, पहले जाके बस एक बार नॉट फॉर प्रॉफिट का क्वेश्चन ज़रूर देख लें, सॉल्व नहीं करना है पहले, बट क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन देखने का रीज़न मैं बता रहा हूँ, हाँ अगर आप डरपोक किस्म के हो, आप क्वेश्चन देख के ही आपका दिल बैठ जाएगा कि गए अपन तो फिर मत देखो। बट अगर आप ऐसे नहीं हो, आप बहुत अच्छे से पढ़ के जा रहे हो, स्ट्रैटेजिकली जा रहे हो, आप पैनिक नहीं होते हो, तो फिर आप क्वेश्चन पहले देखो। मैं देखने के पीछे, क्वेश्चन देखने के पीछे रीजन इसलिए बोल रहा हूँ कि डेटा कैसा दिया है ए, और कितना टाइम लगेगा, एक अंदाजा असेसमेंट निकल जाता है। मेरा मानना यह है कि नॉट फॉर प्रॉफिट भी 12 मार्क और फाइनल अकाउंट भी 12 मार्क बराबर, बट फाइनल अकाउंट ज्यादा इजी रहेगा। नॉट फॉर प्रॉफिट में आपको कभी टाइम लग सकता है, क्योंकि यहाँ सोचने वाली बातें ज्यादा होती है। फाइनल अकाउंट्स में स्ट्रेट अवे सब कुछ एकदम सिंपल होता है, वहां पर आपको ऑलरेडी इफेक्ट्स पता है सभी चीजों के, तो बहुत इजीली आप उसको मैनेज कर जाते हो। पर यहाँ आप वो काम नहीं कर पाते हो, कहा नॉट फॉर प्रॉफिट। यहाँ सोचना पड़ता है, हर एक चीज का प्रॉपर इफेक्ट होना, हर एक चीज को प्रॉपर प्रेजेंट करना, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना, इनकम एक्सपेंडिचर बनाना, तो ये सब में थोड़ा टाइम भी जाता है और थोड़ी दिमाग भी लगता है। तो ये क्वेश्चन मैं सिर्फ सजेस्ट करता हूँ कि पहले पढ़ लो, तो इसको आप ज्यादा टाइम दो, तो उस हिसाब से फिर आप बाकी का पेपर फटाफट लिखते आओ। इसको ज्यादा टाइम दो, ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा, फाइनल अकाउंट्स करो और पूरा पेपर हो जाएगा, ठीक है। वैसे ऐसे बहुत सीरियस मैटर नहीं है, मेरे हिसाब से तो ये बहुत इजी है, मुझे तो ये बहुत इजी लगता है, लेकिन हाँ आपकी प्रैक्टिस पे सब डिपेंड करता है, किसे किसे वैसे इजी लगता है हाथ ऊपर करो।
ओके, सभी को इजी लगता है, फिर तो बात ही क्या है, बात ही खत्म हो गई। वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो बताओ, मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बन गई, ओपनिंग बैलेंस शीट भी बन रही है, एंड उसके साथ क्योंकि क्लासिफिकेशन हो गया, फिर तो क्या ही रहा, लिखने का काम सिर्फ, ठीक है ना। हाँ, और बाकी टोटलिंग वगैरह आपको करना है। तो सरप्लस या डेफिसिट बराबर से कैलकुलेट करना है। सरप्लस आपके कैपिटल फंड में ऐड होगा, डेफिसिट है तो वो कैपिटल फंड में लेस होगा। जो भी खर्चों, जो भी इनकम्स को कैपिटलाइज करने बोला है वो यहाँ से लेस करना है इनकम साइड में, और सीधा कैपिटल फंड में ऐड करना भूलना नहीं है। इसीलिए स्टार मार्क्स जितना प्रॉपरली दोगे उतना अच्छा। और बोल, तो मेरे हिसाब से तो मैंने जो कुछ कहना था, जिस बारे में कहना था, जिस बात को एक बार वापस से रिवाइज करा देना था, मैंने लगभग करवा दिया। आपको अगर लगता है कोई स्पेसिफिक पॉइंट ये साथ दिक्कत देता है, प्लीज आस्क। यस, अगर कोई स्पेसिफिक पॉइंट आपको दिक्कत देता है, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको दिक्कत देता है, तो प्लीज आस्क। और जिसको जो डाउट है वो खुद पूछे। बोलो। पेपर वाला क्वेश्चन कौन सा पेपर? अभी जो दिसंबर में हुआ था वो, कि जो नवंबर में हुआ था वो? हाँ, कॉलेज का ही पेपर पूछ रहा हूँ, मेरे पास दोनों पेपर है यहाँ पर। तो दिसंबर वाला कि नवंबर? दिसंबर वाला, उसका नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का एग्जाम्पल। हाँ, उसमें क्या दिक्कत है बोलो, कि वो सॉल्व कराऊँ? हाँ। यस। हाँ, ये एक बात हमारी एड्रेस करनी रही, तो आओ मैं उसकी भी बात कर ही लेता हूँ अब ये ना कभी कभी आपको, जैसे अभी यहाँ पर आपके कॉलेज के पेपर में जो एग्जाम्पल आया था, जय हनुमान व्यायामशाला, यही वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो ना? जय हनुमान व्यायामशाला, यही वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो क्या? नहीं, आप बात कर रहे हो ये वाले क्वेश्चन। करेक्ट। शारदाबेन चैरिटेबल हॉस्पिटल की बात कर रहे हो। शारदाबेन चैरिटेबल हॉस्पिटल, ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन में है ना, ये जब हॉस्पिटल वगैरह ऐसे एग्जाम्पल आएंगे, या फिर कोई ऑफिस वगैरह रिलेटेड कोई एग्जाम्पल आएगा, तो वहां पर है ना स्टेशनरी, या फिर मेडिसिन या ड्रग्स, ये इससे रिलेटेड आपको कुछ एक एडजस्टमेंट होती है जो मैं समझा देना चाहता हूँ। इसका है ना आपको ओपनिंग बैलेंस देंगे कहीं ना कहीं क्वेश्चन में, जो आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट बनेगा, ये याद रखना है पहले। इसका क्लोजिंग बैलेंस भी दिया होगा, जो आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट का एसेट बनेगा। और ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना और खरीदा है स्टेशनरी, या कितने और खरीदे ड्रग्स, ये आपको पेमेंट साइड में दिया होगा, ठीक है। तो सर पेमेंट साइड में जो दिया है वो हमने इस साल खरीदा है, तो इस साल खरीदा है तो वो हमारा एक्सपेंडिचर होने जाना चाहिए। पर थोड़ा कॉमन सेंस यहाँ पे लग जाता है। ये कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बट कॉमन सेंस यहाँ पर ये है कि सर हमने जो खरीदा वो सारा यूज नहीं किया ना, और कुछ पहले से खरीद के रखा हुआ था वो यूज किया अभी। तो पहले से इतना खरीद रखा था, अभी इतना और खरीदा है, दोनों मिला के हमारे पास हो गया इतना, जिसमें से इतना अभी भी बचा है, तो बाकी का हमारा इस साल का खर्चा हुआ है। एग्जाम्पल मैंने आपको काफी बार दिया है कि आपके पास पहले से 2 नोटबुक्स पड़ी थी सपोज 100 रुपए की, और अभी आपने और 10 नोटबुक्स खरीदी 1000 रुपए की या 500 रुपए की, तो टोटल नोटबुक्स आपकी हो गई 600 रुपीज की। पिताजी बड़ा गुस्सा कर रहे हैं आप पे कि 600 रुपए की बुक्स देखो लगती है, और पढ़ाई तो तू थोड़ी सी भी नहीं करता है, 6 मिनट भी नहीं करता है, ठीक है ना। डायलॉग जनरली ऐसे ही होता है जो रिलेटेड हो खर्चे के अमाउंट से। तो 600 रुपए की किताबें लाता है और 6 मिनट तो तू पढ़ते नहीं दिखता है, ऐसा आपको पिताजी डांट रहे हैं। अब एक्चुअली ये 600 रुपए की किताबें सारी सिर्फ इसी ईयर के लिए आपने लाई नहीं थी, ये नेक्स्ट ईयर के भी लिए लाई गई है, ठीक है ना। तो इसमें से आधी किताबें अभी यूज होनी थी और आधी किताबें नेक्स्ट ईयर यूज होनी थी। तो बताओ अभी पिताजी ने डायलॉग क्या मारना चाहिए था, 300 की किताबें लाता है और 3 मिनट भी पढ़ते नहीं थी, बराबर है। उन्होंने 600 नहीं बोलना चाहिए था। तो फिर आप उनको इस पे टैकल करोगे, बोलना पप्पा एक मिनट रुको, आप डांटो, का हक है, बराबर, मैंने काम ही वैसे किए हैं, अब डांटो, जी भर के डांटो, लेकिन
600 नहीं 300, क्योंकि बाकी की 300 की किताबें अगले साल यूज होने वाली, उसका अभी कोई रोल नहीं है। ये बात समझ गए? उपसा। तो सेम यहाँ पर वही चीज अप्लाई हो रही कि कितना आपने ये ड्रग्स या स्टेशनरी या कोई और ऐसा आइटम कंज्यूम किया है, जितना आपने एक्चुअली कंज्यूम किया यानी यूज कर लिया, उतना ही आप एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करोगे। बाकी जो अपना ओपनिंग बैलेंस था इसका, वो ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट बनेगा, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ ड्रग्स, एंड जो आपका क्लोजिंग बैलेंस था दैट विल बिकम योर क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट। अब इनके क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं पहले क्वेश्चन का फोटो आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये बात समझ में आई क्या? पर अरे बोलो हाँ। तो आइए लेट्स रीड द क्वेश्चन। अब इसमें आपको जो दिक्कत है वो सिर्फ किससे रिलेटेड है? वो ड्रग्स से रिलेटेड है, बराबर ना? वो क्वेश्चन बोलो कौन सा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन है, ड्रग्स उसमें दिखा ही नहीं। ये रहा आपका क्वेश्चन, अब बराबर है? चलो रीड। तो इसमें आपको सिर्फ ड्रग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है या ये सॉल्व ही करा दूं पूरा? सिर्फ ड्रग्स, ओके, सिर्फ ड्रग्स का ही प्रॉब्लम है सर। ड्रग्स बराबर से समझाओ आप थोड़ा ठीक है। तो शारदाबेन चैरिटेबल ट्रस्ट, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग्स बताओ कितने का है? आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग्स कितने का है? 25,000। स्टॉक ऑफ ड्रग्स कितने का है? 21,000। परचेज ऑफ ड्रग्स कितने का है? 1 लाख। इंक्लूड्स ₹20,000 फॉर 2020, 21। ओके। और का है ड्रग्स? यह है 31 मार्च 22 स्टॉक ऑफ ड्रग्स वॉज वैल्यूड एट ₹11,000। यहां तक अपने को सारी बात दी। अच्छा दिखा, इसके लिए बोल देता हूँ, लाइफ मेंबरशिप फीस नहीं भी बोला हो तो भी क्या करना? कैपिटलाइज करना, ठीक है ना, उसको सीधा कैपिटल फंड में ऐड करना, याद रखें। ओके। तो सर ये ड्रग्स से रिलेटेड ये सब दिया है, अभी इसका क्या करना कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। तो क्या ये ओपनिंग बैलेंस शीट ऑलरेडी बनी हुई है तो हमें बनाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, पर अगर समझो ये किसी और तरीके से डेटा प्रेजेंट कर देते तो फिर बताओ ये आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ ड्रग्स क्या बन जाता मेरा? OBL, ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग बिल था। और ये स्टॉक ऑफ ड्रग्स क्या बन जाता? OBA, ये मेरा लास्ट ईयर का स्टॉक था। करेक्ट सर। ये परचेज ऑफ ड्रग्स ये ऑब्वियसली ऐड इन एक्सपेंस होता, क्योंकि मुझे एक्सपेंडिचर में कंजम्पशन निकालना है, तो इसको मैं ओपनिंग में ऐड करूंगा और इसमें से जो बच गया वो लेस करूंगा। ओके, वो बात करता हूं मैं, ऐड ही नहीं होगा। और ये जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स है ये कहा जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट बनेगा। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? पक्का आ रहा है? ओके, अब ध्यान देना। तो सर हुआ क्या क्या इधर, मेरे पास लास्ट ईयर 21,000 रुपए के ड्रग्स पड़े थे। मेरे पास लास्ट ईयर 21,000 रुपए के ड्रग्स पड़े थे और 25,000 रुपए उन लोगों को देने बाकी थे जिनसे मैंने ड्रग्स खरीदे थे। तेजस, बराबर। तो जिनसे मैंने ड्रग्स खरीदे थे उनको मुझे 25,000 रुपए देने बाकी थे, और जिनको मैंने जिनसे सर ये ड्रग्स जो मेरे पास पड़े थे उनको यूज करने के बाद जो स्टॉक था वो 21,000 रुपए का था। अब मैंने इस साल 1,00,000 रुपए के और ड्रग्स का पेमेंट किया है। क्या आपको पेमेंट साइड में दिख रहा है? हाँ। तो लिखा है परचेज ऑफ ड्रग्स 1,00,000 रुपीज।
बट इसमें लिखा 20,000 रुपए फॉर 2021, यानी ये 20,000 रुपए का हमने पेमेंट पहले के जो पैसे बाकी थे उसके लिए किया है। अभी 1 लाख का पेमेंट कर रहे हो ड्रग्स खरीदने के लिए, लेकिन ये 1 लाख का पेमेंट कैसा है कि 80,000 के अभी नहीं खरीद रहे और 20,000 के पहले के पैसे जो बाकी थे उसमें लगाए। तो क्या ये 25,000 में से 20,000 जमा हो गए? हाँ, अब ध्यान से सुनो इनके इफेक्ट्स। सर तो ये 1 लाख में 20,000 इज फॉर द प्रीवियस ईयर एंड 80,000 अभी हम फ्रेश ड्रग्स खरीद रहे हैं, ताजा माल, बराबर है? हाँ, अरे दवाइयों का। अब बताओ ये 20,000 रुपए का क्या होगा पहले सिर्फ? तो सर ये लेस फ्रॉम बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड होगा। क्या मैं इसको सीबीएल में लेस लिख दूं? हाँ चलेगा। किस में से लेस होगा? सर ये आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ ड्रग्स में से। अच्छा क्या करेंगे, मतलब नई जब बैलेंस शीट बनाओगे अभी क्लोजिंग की, उसमें आप लिखोगे आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ ड्रग्स, उसमें 25,000 इनर कॉलम में लेस पेड ड्यूरिंग द ईयर 20,000, आउटर कॉलम में 5,000 अभी भी बाकी है। ये हो गया आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी में बिल ऑफ ड्रग्स का आउटस्टैंडिंग अमाउंट 5,000। अच्छा करंट ईयर में जो खरीदे उसके कुछ बिल देने बाकी है क्या? वो भी दे सकते हैं आपको नीचे एडजस्टमेंट में कि करंट ईयर में अभी भी 15,000 रुपए और देने बाकी है। तो अब वो जो क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड रहेगी आपकी, उसमें कैसे प्रेजेंटेशन होगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ ड्रग 2020-21 इनर कॉलम में 25,000 लेस पेड ड्यूरिंग द ईयर 20,000 बच गए कितने? 5,000। एंड 2021-22 जो करंट ईयर के बिल देने बाकी होंगे, समझो वो दिए 15,000, तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितनी बोलो? 20,000। अभी इस क्वेश्चन में करंट ईयर में बाकी में कुछ खरीदा ही नहीं हमने, जितना खरीद सकते थे रोकड़ा खरीदा है, बराबर है? दिया नहीं है इसलिए ऐसा बोल रहा हूं मैं, देते तो फिर वैसा करते। तो अभी ये 5,000 कहाँ चल जाएगा? सीधा आउटर कॉलम। आगे बढ़ता हूँ, ये मैंने बैलेंस शीट में आपको लाइबिलिटी साइड में प्रेजेंटेशन बताया। अब मेरे को इस साल कितना मैं खा गया ड्रग्स, उतना खर्चा, बराबर है? अच्छा क्वेश्चन आपका है तो आप कितने ड्रग्स खा गए उतना आपका खर्चा। तो सर हमारे पास ओपनिंग में 21,000 के ड्रग्स थे, ठीक है ना कुशल? 21,000 के हमारे पास ओपनिंग में ड्रग्स थे। ध्यान से सुनो, ओपनिंग स्टॉक, कंजम्पशन कैसे निकलता है? ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। फिर फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अरे ये याद करना पड़े तो तुम जीने लायक नहीं हो रहे। तुम्हारे पास सुबह कितने पैसे थे, कितने नए आए, कितने रात को बचे, बाकी के तुमने उड़ा दिए। सिंपल बात है ना? सुबह कितनी चॉकलेट्स लेके आए थे घर से और कितनी खरीदी रास्ते से आते आते, शाम को कितनी बची है, बाकी तुम खा गए, तो उतना खर्च हो गया आज का। बाकी चॉकलेट जब कल खाओगे तो उसका खर्च कल होगा। यहाँ साल साल की बात हो रही है, ये मैं आजकल की बात कर रहा हूँ, बराबर है? तो यहाँ पे बताओ ओपनिंग में कितना ड्रग्स था अपने पास, आपके पास सॉरी 21,000 का। आपने अभी और कितना ड्रग्स खरीदा? 80,000। 1 लाख का पेमेंट किया है पर उसमें से 20,000 पहले वाले बाकी दिए उसको, समझो ये ड्रग डीलर है। अरे एग्जाम्पल है, समझो वो ड्रग डीलर है, तेरे को प्रॉब्लम नहीं है ना? वो बोले मेरे को ड्रग्स बेचने में कोई दिक्कत नहीं, समझो वो ड्रग डीलर है। तो मैं उसके पास गया, ये लो मैथिली 1 लाख रुपए और मुझे ड्रग्स दे दो। मैथिली बोली तेरे पहले के 25,000 बाकी है। अरे यार तुमको याद है क्या? मुझे लगा तुम ड्रग पीते रहते हो दिन भर, तुमको क्या याद होगा? याद है क्या? तो एक काम करो, ये 1 लाख में से अभी 20,000 उसमें लगा लो, तो 25 में से 20 जमा कर लो, बाकी के 5 अपन देख लेंगे बाद में। अभी मुझे 80,000 का मस्त फ्रेश ड्रग्स दे दो। समझ में आ रही बात? अरे ड्रग्स म्हणजे मेडिसिन होता है, हाँ ये सब आपको थोड़ा इजी रखने के लिए, समझा? तो उसने मेरे को 80,000 के ड्रग्स दिए अभी नए। मेरे पास 21,000 के पहले से पड़े थे, 21,000 के पहले से थे, 80,000 के नए लाए। तो 1,01,000 खर्चा कर दूं क्या? नहीं, क्योंकि उसमें से अभी भी 11,000 के ड्रग्स अपने पास स्टॉक में है। तो 1,21,000 में से 11,000 के अगर अभी भी पड़े हैं तो कितने खा गए? तो जितने खा गए उतने पैसे खर्च हो गए। तो एक्सपेंडिचर में क्या आएगा? कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स 1,10,000। समझा क्या कुछ? हाँ जो भी अमाउंट आएगी क्या है, 1,01,000 टोटल आएगा नहीं, इसमें से 11,000 गया। अरे मैंने अमाउंट टोटल नहीं किया बराबर, मैं काम क्या कर रहा हूँ?
समझा? जो भी आएगा उसको चढ़ गए। वो तो थैलिया साथ में ही लेके घूमता है, मानता नहीं वो। ओके, और कोई डाउट है तो पूछो। ये सबको समझा क्या? पर ये याद रखना, कंजम्पशन, मटेरियल, स्टेशनरी, ये ड्रग्स, ये मेडिसिन, ऐसे केस में आपको ये स्टॉक स्टॉक दे देंगे। तो जब ये स्टॉक दे रहे हैं तो वो स्टॉक आपका एसिड भी बनेगा, ये भी याद रखो। और दूसरा, आपको जो कंजम्पशन है वही एक्सपेंडिचर में लेना है, समझा ना अच्छे से? और एक बात याद रखो, कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स निकालते वक्त ये जो आपका आउटस्टैंडिंग बिल है इसका कोई लेना देना नहीं, ये पैसे देने बाकी है, ये अलग चीज है। गुड्स कितने थे, इतने नए लाए, उसमें इतने ही नए आए क्योंकि ये तो पैसे पहले वाले लगाए। तो 80,000 के नए आए, 21,000 के थे, ऐसे 1,01,000 के टोटल हो गए, उसमें से 11,000 हमने बचे हैं, मतलब साल के एंड में दिया है क्वेश्चन में, तो 90,000 के हम खा गए, तो 90,000 हमारा पैसा उड़ गया, समझा? और बोलो कोई डाउट? बोलो, बोलना। हो गया सर, आपकी आंखें ही काफी, आपने देखा डाउट सॉल्व, है ना? अरे पूछना, क्या डाउट है? कुछ तो पूछना था तेरे को, तू प्रेम से कंफर्मेशन ले रहा था, पूछू क्या भाई? इसकी बैलेंस शीट, इसकी बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही थी, अभी इसी वक्त करेंगे इसको सॉल्व, चलो सब साथ में। अरे प्रेम छाजेड़े वो मेरा छोटा भाई है, सॉल्व करना बनता है उसके लिए। चलो, क्या हुआ? मैं, मैं छोटा भाई लग रहा है ऐसा? अरे बाप, नालायक है रे। इसको सॉल्व कर लेंगे फटाफट, करना है ना? इससे ऐसा टैली हो गया था एग्जाम में ये। एग्जाम किसने दिया था पहले वो बताओ? दिया था, हाँ बताओ किसका टैली हुआ था ये? टैली जिसका हुआ था वो हाथ ऊपर करे। आपका सबका टैली हुआ था, ओके। बाकियों का टैली, अच्छा तुम तो जूनियर वाले हो, तूने एग्जाम नहीं दिया था, टैली हुआ था। चलो ठीक, तो ये सॉल्व कर दो अभी फटाफट, एकदम रफ में कर देता हूँ। हाँ ना, कुछ तो बोलो। चलो तो फास्ट कर रहे एकदम। बताओ, कैपिटल फंड CBL, बैंक लोन CBL, आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ ड्रग्स CBL, बिल्डिंग CBA, एम्बुलेंस CBA, स्टॉक ऑफ ड्रग्स, वेरी गुड। तो ये स्टॉक ऑफ ड्रग्स ओपनिंग का है, तो क्लोजिंग में होगा तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। तो ये यहां से कहा जाएगा एक्सपेंस में, क्योंकि अब ये खा लिया जाएगा, तब ये खा लिया जाएगा तो ये खर्चा हो जाएगा। याद आ रहा है क्या? हॉस्पिटल इक्विपमेंट CBA, कैश इन हैंड OBA, इसका कोई लेना देना नहीं CBA से, ये ओपनिंग है, क्लोजिंग में जो बचेगा वो CBA में जाएगा, समझ रहे क्या? अब बताओ, ये OBA, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अभी मुझे कोई लेने की जरूरत नहीं है इसको। सब्सक्रिप्शन बोलो, इनकम, लाइफ मेंबरशिप फीस, ऐड इन, ऊपर चल के कैपिटल फंड को स्टार, हॉस्पिटल रिसीट्स इनकम, परचेज ऑफ ड्रग्स इंक्लूड्स 20,000, तो 20,000 के लिए लेस फ्रॉम CBL, इसको आ जाएगा स्टार। एंड फिर बाकी के बचे 80,000, ये क्या होंगे? एड इन E, वो किसको? E को स्टार, तो स्टॉक ऑफ ड्रग्स को स्टार आ जाएगा ऊपर। समझ रहा है क्या? स्टॉक ऑफ ड्रग्स को स्टार, हाँ, क्योंकि सर वो स्टॉक ऑफ ड्रग्स ओपनिंग जो था वो अब हम यूज करेंगे, तो वो हमारे एक्सपेंस में आएगा पहले, फिर हमने और नया कितना खरीदा। अगर समझो क्लोजिंग स्टॉक दिया ही नहीं होता तो ये सब खा गए ना अपन, क्लोजिंग स्टॉक दिया ही नहीं होता तो सारा खा गए। बच्चे ना यहाँ गड़बड़ कर सकते हैं, ये समझो नहीं दिया है क्वेश्चन में पॉइंट, तो बच्चा क्या सोचेगा, जो ओपनिंग में था वही क्लोजिंग में लिख देता हूँ, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्लोजिंग स्टॉक उन्हें देना पड़ेगा, आप ऐसा खराब अजम्पशन नहीं कर सकते कि जो ओपनिंग में था उतना ही क्लोजिंग में स्टॉक है। ओपनिंग का भी खा गए, जो खरीदा वो भी खा गए, पूरा खर्चा। लेकिन अगर कुछ बचाए दिया है तो वो लेस कर दोगे, ठीक है? तो सर ये एक्सपेंस में लिखेंगे और ये एड इन एक्सपेंस हो जाएगा। अब आगे के खर्चे बोलो, सैलरी टू स्टाफ, ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, फर्नीचर, क्या ऊपर फर्नीचर था? नहीं, तो ये फ्रेश आया।
जनरल एक्सपेंसेस एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बोलने के चांसेस है। ओके, ऑन 31st of March स्टॉक ऑफ ड्रग्स वॉज वैल्यूड एट ₹11,000, 11,000 पे आपने स्टॉक ऑफ ड्रग्स को वैल्यू किया है। अब बोलो इसका क्या होगा सर, ये लेस फ्रॉम ई होगा एंड सी बी ए में जाएगा, और लेस फ्रॉम ई कहा तो यहाँ इसमें ऐड एक एक का और एक लेस होगा इसमें से। ग्रेट। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एट 5% पर एनम एंड एम्बुलेंस ₹15,000, एक का परसेंट में दिया, एक का अमाउंट दे दिया, डायरेक्ट डेप्रिसिएशन जाएगा ई में और लेस होगा सी बी ए से। एंड लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड, तो लाइफ मेंबरशिप फीस हमने ऑलरेडी वैसे ही लिखा हुआ है, और तो कोई एडजस्टमेंट नहीं थी ना इसके अलावा, नहीं, ये तीन ही एडजस्टमेंट थी, तो बड़ा आसान था। ये देखो आपके सामने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इधर बोलो डेबिट साइड में क्या आएंगे एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड में क्या आएंगे इनकम। करो ना ऐसा, रफ में सॉल्व चलेगा ना। हाँ, तो सबसे पहले मैं एक्सपेंसेस लिखने जा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स। अच्छा, अच्छी से लिख के दिखाओ या रफ में लिखो, चलेगा? चलेगा ना। तो कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स, सर 21,000 का ओपनिंग बैलेंस था, एड परचेज ओपनिंग स्टॉक 21,000, एड परचेज 80,000, यहाँ ब्रैकेट में लिख देना 1 लाख माइनस 20,000, सही है क्या? तो टोटल आपके पास ड्रग्स कितने के हो गए थे? 1,01,000 के, जिसमें से क्लोजिंग आपके पास कितने पड़े हैं? 11,000 के। कितने खा गए? 90,000 के। नेक्स्ट, सैलरी टू स्टाफ 42,500, तो क्वेश्चन में यहाँ से देख के कर रहा हूँ, आपको चाहिए तो ये क्वेश्चन आपके सामने है ही, 42,500। नेक्स्ट, ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स 2 लाख। नेक्स्ट, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, वो कितना था? 9,000। नेक्स्ट सर, डेप्रीसिएशन, तो बताओ डेप्रीसिएशन बिल्डिंग पे 5%, बिल्डिंग कितनी थी? 5,25,000 का 5%, तो 52,500 का आधा, दैट इज 26,250, तो 26,250 आ गया आपका बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन। और उन्होंने एम्बुलेंस के लिए सीधा सीधा 15,000 रुपये डिप्रिसिएशन लेने बोल दिया है, अमाउंट दे दी सीधी, दैट्स इट। और तो कोई एक्सपेंडिचर मुझे दिख नहीं रहा, तो लेट्स गो टू इनकम साइड। इनकम साइड में सबसे पहले आ जाएगा सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में सरप्राइजिंगली कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं दिया है, बस सब्सक्रिप्शन जो रिसीट में दिया है वही पूरा क्या बन जाएगा मेरा? इनकम, क्योंकि इन्होंने कुछ भी बोला नहीं है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, ना इन्होंने ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया है। अगर समझो यहाँ पर मैं लिख देता, ध्यान से देखना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिख देता इधर 2,000, 20,000, 10,000 ऐसा कुछ लिख देता, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, समझो मैंने यहाँ 11,000 रुपये लिख दिया कि 11,000 रुपये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, बैलेंस शीट उस हिसाब से टैली कर दिए मैंने, कैपिटल फंड बढ़ा के क्वेश्चन बदल दिया थोड़ा। बताओ क्या अब ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा? हाँ सर, क्या होगा इसका? तो सर इतना आउटस्टैंडिंग था लास्ट ईयर, अभी मुझे 1,11,000 मिला है, तो इसमें से वो 11,000 लेस हो जाएगा कि ये 11,000 ऊपर के जो है वो ऑब्वियसली पिछले साल के आउटस्टैंडिंग रिसीव हो गए, अनलेस वो नीचे नोट में ऐसा नहीं, एडजस्टमेंट में ऐसा नहीं लिख देते कि अभी भी बाकी है वो पिछला। अगर ऐसा लिख देते तो ये 1,11,000 पूरा का पूरा इनकम में रहेगा, और वो 11,000 आपका एज इट इज वापस क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट बन जाएगा, पर वहां पे आप 2020-21 यानी प्रीवियस ईयर का जो भी ईयर होगा वो लिख दोगे। समझा मैंने क्या बोला? अच्छे से समझ में आया? हाँ, बस इसीलिए बोल रहा हूँ आपको कि ये क्वेश्चन पहले एक बार थोड़ा पढ़ लेना, पर हाँ संभाल के। अगर आपको डर लग जाता है तो मत पढ़ना, फिर बाद में ही पढ़ना, जो होगा सब बाद में देखा जाएगा फिर। ओके, आगे बढ़ता हूँ। तो सर सब्सक्रिप्शन में कुछ भी नहीं था, आगे बढ़ो। लाइफ मेंबरशिप फीस यहाँ लिखना ही नहीं है, आपको अच्छा लगता है लिखना तो लिखो, इनर कॉलम में लेस टू बी कैपिटलाइज 15,000, आउटर कॉलम में डैश। अब हॉस्पिटल रिसीट्स 2,55,200, और तो कोई इनकम दिख रही नहीं है, तो टोटल ले लेंगे 1,11,000। बोलो बाकी के जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, हाँ जनरल एक्सपेंसेस है 8,000 रुपये के, ठीक है, देखा नहीं मैंने। और तो कोई खर्चा नहीं है, नहीं, बाकी सब लिख दिया है। ग्रेट। अब बताओ इनकम में कुछ रहा है कि एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं है, दैट्स इट। तो अब ले सकते हैं टोटल, तो ये आ गई आपकी 2,55,200 यानी 3,66,200,
उसमें से लेस करो डेबिट साइड टोटल, तो लेस 90,000। ओहो, यहाँ पे तो क्या आ रहा है, 24,550 रुपए का डेफिसिट आ रहा है बच्चों। क्या आपका भी डेफिसिट आया था बराबर? वैसे जिसका पेपर है उसमें कुछ लिखा नहीं है इधर। तो 24,550 का आपका डेफिसिट आना चाहिए। अब बताओ बैलेंस शीट। ये कुछ बच्चों की टैली नहीं हुई थी, वो ध्यान देंगे अच्छे से। तो सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल फंड। बैलेंस दिया था ओपनिंग बैलेंस शीट में 5,50,000 का। इसमें सबसे पहले ऐड कर दूंगा लाइफ मेंबरशिप फीस 15,000 की। और तो कुछ कैपिटलाइज करना नहीं था, तो इसमें से डेफिसिट कर दूंगा लेस। डेफिसिट था कितना, तो 24,550 रुपए। और तो कुछ कैपिटल फंड में से ऐड लेस करना नहीं है। अच्छा, मैंने यहाँ मार्किंग कर रखी, देख लो। नहीं सर, एक ही स्टार था उसको, बस काम खत्म। तो कितना आ रहा है ये, 550 प्लस 15,000 लेस 24,550 इज 5,40,450। अब देखो और क्या क्या लाइबिलिटीज है। तो सर कुछ बैंक लोन था। अच्छा, बैंक लोन के इंटरेस्ट वगैरह के बारे में कुछ भी दिया था क्या उन्होंने? नहीं। तो बैंक लोन था 3,25,000 का। अच्छा ये बताओ, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग्स, क्या ये आएगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि सर बाकी 25,000 था, अभी हमने पे सिर्फ 20,000 किया है, तो 5,000 अभी भी बाकी है। बोलो यस। यस। और कोई लाइबिलिटी है क्या, कुछ आउटस्टैंडिंग वगैरह कुछ दिया है कहीं पे? तो आई कांट सी एनीथिंग लाइक दैट। तो लेट्स गो टू एसेट साइड। तो सबसे पहले लिख देंगे बिल्डिंग 5,25,000, लेकिन उसको हमें 5% से डेप्रिशिएट करना था, तो 4,98,750 का बिल्डिंग बचा है। उसके बाद हमारी एसेट थी एम्बुलेंस। एम्बुलेंस 2 लाख रुपए दिया था उन्होंने ओपनिंग में। मैं कह रहा हूँ, आप मान लो, क्वेश्चन आपको मैंने दिखा दिया ऑलरेडी। तो 1,85,000 बचेगा, क्योंकि उसको 15,000 से डिप्रिशिएट करना था। आफ्टर दैट आई कैन सी स्टॉक ऑफ ड्रग्स। तो स्टॉक ऑफ ड्रग्स अब कौन सा, वो ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया है वो लिखूं, या फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट वाला लिखूं? तो क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑब्वियसली 11,000 जो अभी क्लोजिंग स्टॉक है। देन हॉस्पिटल इक्विपमेंट दिख रहा है कुछ 1,52,000 रुपीज का, ये दिया हुआ है। एंड देन कैश इन हैंड, तो वो थी मेरी 1,200 रुपए। ये क्लोजिंग वाली कैश इन हैंड हम लिखेंगे 1,200 रुपए। सर कुछ फर्नीचर खरीदा है 22,500 रुपए का, तो फर्नीचर लिख देंगे 22,500। मैं ऑब्वियसली रफ बना रहा हूँ, सिर्फ टैली करके दिखा रहा हूँ आपको। लिखते वक्त सारी फिक्स्ड एसेट्स पहले लिखनी चाहिए। और कोई सीबीए बचा है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। स्टॉक ऑफ ड्रग्स मैंने लिख दिया, ये मैंने डेप्रिसिएशन लेस कर दिए, ये हो गया, ये हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। दैट्स इट। तो बैलेंस शीट हो जानी चाहिए अब तो क्या, टैली। तो 540,450 प्लस 3,25,000 प्लस 5,000, the total is 8,70,450. 498,750 plus 1,85,000 plus 11,000 plus 152 plus 1,200 plus 22,500. 8,70,450. हो रहा है टैली? पक्का? समझ आया? अच्छा, नॉट फॉर प्रॉफिट में और कोई दिक्कत है क्या, पूछो प्लीज। क्योंकि आप बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हो, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको कुछ दिक्कत है तो बताओ। सर हमने पिछले 6 महीने में यही तो ट्रेन किया है कि कुछ नहीं आता हो फिर भी कॉन्फिडेंट कैसे दिखना। ऐसा है क्या? नहीं। तो आइए फिर शुरू करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। चलो फटाफट जर्नल एंट्रीज बता दो मुझे, कितनी पार्टीज होती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में? अच्छा, बिल क्या होता है, कहानी से शुरू करूं क्या? ड्रॉवर, ड्रॉवी, पेई। क्या पेई के बुक्स में हम कभी एंट्री सीखे? नहीं। करना भी क्या है हमको पेई के पास जाके? तो हमारे लिए किसकी जर्नल एंट्रीज इंपॉर्टेंट है? ड्रॉवर एंड ड्रॉवी। अच्छा अब ये बताओ, बिल कौन लिखता है, ड्रॉवर की ड्रॉवी? ड्रॉवर। किस पे लिखा जाता है बिल?
क्यों लिखता है वो बिल? उसे भरोसा नहीं, उसको पैसा चाहिए उसका, तो श्योरली पैसा मिले इसके लिए बिल लिखा जाएगा। ठीक है, बिल से फायदा ये होगा कि यू कैन टेक एक्शन, इमीडिएट एक्शन ऑन द ड्रॉवी। करेक्ट है। अब सर ये बिल जो है रहता किसके पास है? ड्रॉवर के पास। इस बिल के साथ ड्रॉवर क्या क्या कर सकता है? चार अलग अलग चीजें, आइदर रिटेन करके रखें, या फिर उसे डिस्काउंट करवा ले, या कलेक्शन के लिए बैंक के पास भेज दे, या किसी को इंडोर्स कर दे। चारों केसेस की जर्नल एंट्रीज आपको आनी चाहिए ड्रॉवर के बुक्स में। फिर सर बिल डेफिनेटली डिसऑनर होगा। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? ऑनर भी तो हो सकता है, बट आपके लिए सवाल बनाना है 8 मार्क का, तो हम तो डिसऑनर ही करेंगे, तभी तो जर्नल एंट्रीज बढ़ेगी। ऑनर कर देंगे तो फिर एंट्रीज ही क्या बढ़ेगी? सर कभी कभी बिल रिटायर भी हो जाता है, कभी कभी बिल रिन्यूअल भी किया जाता है, तो आपको या तो रिन्यूअल देंगे या डिसऑनर दे देंगे, दोनों में से एक तो रहेगा। एक बार आपसे नया बिल बनवाएंगे विथ नोटिंग चार्जेस और विथ इंटरेस्ट और विथ बोथ। डिसऑनर होगा तो नोटिंग चार्जेस एंड इंटरेस्ट दोनों आ जाएगा नया बिल बनाने के लिए। अगर रिन्यूअल होगा तो सिर्फ इंटरेस्ट आएगा, नोटिंग चार्जेस नहीं आएंगे। फिर बोलो हाँ, बोलो हाँ। हाँ, तो सर ड्रॉवर के बुक्स में हमें स्टार्ट करना होता है कहाँ से? सबसे पहले तो सेल किया जाएगा ड्रॉवी को, जनरली यहाँ से एंट्री स्टार्ट होगी। वन सेल हैज बीन मेड, फिर क्या करेंगे हम? सर फिर ड्रॉवर बिल लिखेगा, ड्रॉवी को भेजेगा, ड्रॉवी उसे एक्सेप्ट करके देगा और बिल आएगा किसके पास? ड्रॉवर के पास। ड्रॉवर उस बिल को रिसीव करेगा, उसकी एंट्री क्या होती है बताओ? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। याद है एंट्री? हाँ सर बिल आ गया, लिखकर दिखाऊं कि बोलने में काफी है? ओके सर बिल आ गया। अब इस बिल के साथ ड्रॉवर कर सकता है चारों चीजें, रिटेन, डिस्काउंट, एंडोर्स और सेंड फॉर कलेक्शन। अच्छा बताओ, रिटेन करने के लिए एंट्री क्या होगी? कुछ नहीं, ड्रॉवर में रख दो चुपचाप। अच्छा सर डिस्काउंट करने के लिए एंट्री क्या होंगी? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल हमारे हाथ से जा चुका है और पैसे आ गए डिस्काउंट काट कर। अच्छा ये होने के बाद क्या होता है? अब सर सब अपने अपने घर पे आराम से बैठे रहेंगे, ड्रॉवर अपने घर, बैंक अपने घर और ड्रॉवी अपने घर। लेकिन बैंक जाएगी ड्यू डेट पर ड्रॉवी के पास पैसे मांगने, और ड्रॉवी ने पैसे दे दिए, तो ड्रॉवी ने बिल कर दिया क्या? ऑनर। अब बताओ ड्रॉवर क्या एंट्री करेगा? हाँ पैसा दे रहे ना ड्रॉवी को, तो बैंक दे रही। सर हमारे सर ने हमको बहुत भारी पढ़ा है, आपको क्या मालूम सर? हमको सब याद है अच्छे से। तो ऑब्वियसली ये बिल ऑनर हो गया, तो अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। और फ्रैंकली देखे तो सर ड्रॉवर के बुक्स में ऑलरेडी सारे अकाउंट्स इससे रिलेटेड क्लोज हो चुके हैं, कोई अकाउंट बचा ही नहीं है। बराबर? यस। तो इसको आप डायरेक्टली खत्म कर दोगे, पर ऐसा जनरली होगा नहीं। तो मैं डिसऑनर की एंट्री की तरफ जाता हूं, पर उससे पहले मुझे आप बता दो कि एंडोर्स अगर किया होता तो क्या होता, फिर बता देना कलेक्शन के लिए भेजा होता तो क्या होता, और फिर हम एक साथ तीनों केसेस का डिसऑनर देखते हैं। तो पहले बताओ, अगर हमने बिल एंडोर्स किया तो एंट्री क्या होगी? एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कलेक्शन के लिए भेज दिया बैंक के पास, तो एंट्री क्या होंगी? बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। सर बैंक बोला ना, तो बैंक अकाउंट, गाउटी अकाउंटेंट मिस्टर तेजस। सर बिल कलेक्शन के लिए भेजा, एंट्री क्या होंगी? बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब बिल एंडोर्सी के पास है, या बैंक के पास डिस्काउंट करके है, या फिर बिल कलेक्शन के लिए बैंक के पास भेजा है ड्यू डेट के दिन, कोई तो थर्ड पार्टी ही जाएगी ड्रॉवी के पास, ड्रॉवी को कहेगी ला भाई पैसे दे, ड्रॉवी पैसे दे दे तो बढ़िया काम हो गया, ऑनर हो गया। अगर सर बिल डिस्काउंटेड है और एंडोर्स्ड है और ड्रॉवी बिल ऑनर कर देता है, नो एंट्री रिक्वायर्ड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। लेकिन सर अगर बिल सेंट फॉर कलेक्शन है और अब ड्रॉवी बिल ऑनर करता है, तो सेंट फॉर कलेक्शन है, बिल हमने दे नहीं दिया है किसी को, हमारे ही पैसे है वो अभी भी और हमें ही मिलने वाले हैं। तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन कलेक्ट हुआ, तो एंट्री क्या होंगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। करेक्ट है, पैसा आया और बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट भी खत्म हो गया। ग्रेट। पर सर अब आ जाते हैं डिसऑनर में। ये ऑनर के केस में सिर्फ रिटेन के केस में एंट्री होगी। अच्छा बिल रिटेन करके रखा है और ऑनर हो जाता है, बिल रिटेन करके रखा है और ऑनर हो जाता है, एंट्री क्या होंगी?
कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है ना। देखो जो बच्चे बोल रहे हैं उन्हें बराबर आता है, जो नहीं बोल रहे उन्हें कुछ पल्ले भी नहीं पड़ रहा है हम क्या कर रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट बताओ सर, अगर ये तीनों चारों हमने बिल के साथ जो भी हम कर सकते कर रखा है, कोई भी एक चीज कर रखी होगी और बिल हो गया डिसऑनर, तो डिसऑनर के केस में क्या एंट्री होती है? तो सर डिसऑनर का मंत्र बताओ, डिसऑनर का मंत्र क्या था? ड्रॉवी को फिर से डेटर बनाने का, बिल जहां है उसे क्रेडिट करने का विथ नोटिंग चार्जेस। बराबर है। यस। तो पहले बताओ बिल रिटेन कर रखा है, डिसऑनर हो गया, एंट्री क्या होंगी? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। सर बिल जहां है उसको क्रेडिट करने का ना, तो बिल मेरे पास ही पड़ा है, तो मेरे पास उसको बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट कर रखा है, तो उसको बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करके खत्म करेंगे और ड्रॉवी को फिर से डेटर बनाया। सर अगर बिल डिस्काउंट कर रखा है तो एंट्री क्या होंगी? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंडोर्स कर रखा है तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट। एंडोर्सी फिर से क्रेडिटर बनेगा मेरा। सर टू बैंक अकाउंट क्यों किया? डिस्काउंट किए हुए बिल का डिसऑनर हुआ तो बैंक पैसे काट लेगी, तो बैंक से पैसे गए इसलिए क्रेडिट किया बैंक को। एंड लास्ट अगर मैंने सेंड फॉर कलेक्शन कर रखा है और बिल डिसऑनर हो जाता है तो एंट्री क्या होंगी? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। बात समझ में आ रही? सर लेकिन इसमें जो हमारा बैंक है या हमारा जो एंडोर्सी है या बैंक है जिसको कलेक्शन के लिए बिल दिया हुआ था, उसने ऑलरेडी नोटिंग चार्जेस पे कर दिए। अब वो नोटिंग चार्जेस हमसे लेंगे, तो ऑब्वियसली हम एंट्री क्या करेंगे फिर? सर पहले केस जब हम डिस्काउंट कर रहे हैं, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस ड्रॉवी को डेबिट करके उससे वसूल किए जाएंगे टू, सर बिल आपने डिस्काउंट कर रखा है तो टू बैंक अकाउंट, बिल का अमाउंट भी बैंक काटेगी और डिस्काउंट अपना नोटिंग चार्जेस भी बैंक हमारे अकाउंट से काट लेगी क्योंकि वो हमारे लिए पे कर चुकी है। अब सर वो नहीं पे करी है, हम पे कर रहे, तो वो नहीं पे कर रहे हम पे कर रहे तो भी, वो नहीं पे कर रहे हम पे कर रहे तो भी क्या बैंक से ही पे होगा? हाँ, या कैश ऑब्लिक बैंक अलग से लिख दो नोटिंग चार्जेस के लिए, और जो बिल का अमाउंट बैंक में कटेगा तो उसके लिए टू बैंक लिख दो। समझ में आ रहा? यस। आफ्टर दैट सर अगर बिल हमने एंडोर्स कर रखा है और एंडोर्स ही अगर हमारे लिए नोटिंग चार्जेस भर देता है तो डिसऑनर की एंट्री क्या होंगी? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस। पर नोटिंग चार्जेस हम खुद भरते हैं तो एंट्री क्या होंगी? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस टू एंडोर्सी अकाउंट बिल अमाउंट टू बैंक अकाउंट या कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट नोटिंग चार्जेस। समझ रहे हो ना? ये समझ के काम होने वाला है, बड़ा आसान है, जर्नल एंट्रीज बहुत ही इजी है। करेक्ट। एंड सर फिर डिसऑनर होने के बाद ड्रॉवी हमारे पास आता है, पैरों में गिर जाता है, कहता है हमसे कि अभी 2,000 रुपये ले लो, 3,000 रुपये ले लो, 5,000 रुपये ले लो, बाकी के अमाउंट के लिए एक नया बिल बना दो विद इंटरेस्ट। तो ऑब्वियसली हम पहले क्या करेंगे? सर पुराना बिल पहले डिसऑनर कर दिया है, पहले चेक करो नया बिल, अगर रिन्यूअल भी आ जाता है तो नया बिल बनाने से पहले पुराना बिल डिसऑनर का एंट्री होना बहुत जरूरी है कैंसिल करने के लिए। फिर आप क्या करोगे? पहले इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री करोगे, सबसे क्रूशियल एंट्री है जहां पर गलती होने के जबरदस्त चांसेस है। ये एंट्री भी लिखना भूल जाते हैं बच्चे बहुत बार, या फिर इसकी अमाउंट गलत निकाल लेते हैं। 10% पर एनम का रेट दिया है, बच्चा बोलता है 1 लाख का बिल है सर, तो 10% 10,000 इंटरेस्ट। अरे बाबा 10,000 पूरे साल का इंटरेस्ट। अगर बिल तुम सिर्फ 2 महीने के लिए रिन्यू कर रहे हो तो सिर्फ 2 महीने का इंटरेस्ट उसे चार्ज करना पड़ेगा। तुम बिल 3 महीने के लिए रिन्यू कर रहे हो तो 3 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा। और एक बात, बिल अगर 1 लाख का था और अगर वो आपको अभी 10,000 20,000 कुछ एडवांस अभी दे दे रहा है तो बाकी बचे पैसों के लिए ही सिर्फ इंटरेस्ट चार्ज होगा। यहाँ एक बहुत ही क्रूशियल बात आ जाती है क्या, कि समझो 1 लाख का बिल था, 450 रुपये नोटिंग चार्जेस लगे थे और वो अभी बोल रहा है कि 10,000 रुपये अभी कैश ले लो, बाकी के लिए नया बिल बना दो। तो मुझे बताओ नया बिल बनेगा कितने का? और विथ इंटरेस्ट नया बिल बनाना है। कभी कभी इंटरेस्ट वो बोलेगा अभी दे दो कैश में, कभी कभी बोलेगा नहीं इंटरेस्ट बिल में ही डाल दो, तो जैसा बोले वैसा करना है, बट पहले इंटरेस्ट की अमाउंट तो निकाल ले। तो सर टोटल बाकी कितनी हो गई उसके पास विथ नोटिंग चार्जेस? 1,04,50, उसमें से वो 10,000 अभी दे दे रहा है तो 90,450 पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, जितने भी रेट दिया है और जितने भी पीरियड के लिए नया बिल बना जा रहा है उस हिसाब से। मेरी बात को फील कर पा रहे हो? पक्का? ये बहुत जबरदस्त है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं, ये सब प्रैक्टिस में बहुत होगा है, पर आपको याद रहना चाहिए टाइम पर। और सर अगर समझो ये कहते कि इंटरेस्ट भी अभी दो, तो ये इंटरेस्ट भी 10,000 के साथ पेमेंट की एंट्री में आ जाएगा। पर अगर ये कहते हैं कि नहीं इंटरेस्ट बिल के अमाउंट में डाल दो, तो बिल के अमाउंट में डाल दो, नया बिल वैसे बनेगा। ठीक है, तो ये सब कैसे किया जाता है, और ये रिन्यूअल ऑफ बिल और रिटायरमेंट ऑफ बिल जो हमारा बचा है, और फिर ड्रॉवी की बुक्स की एंट्रीज, ये हम देखेंगे कल। आज यहाँ रुकेंगे, आप सभी को बाय, टेक केयर।